Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है फार्मेकोलॉजी। हाँ, आपने सही सुना है, मैं फार्मेकोलॉजी की शुरुआत करने वाला हूं जो कि आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी इन दोनों कोर्सेज में एक कॉमन सब्जेक्ट है और साथ ही में एक कोर सब्जेक्ट है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसी सब्जेक्ट में मैं जनरल एनेस्थेटिक्स एंड प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप पूछोगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर ही क्यों, क्योंकि जो पिछले लास्ट ईयर या फिर पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हम देखेंगे, जीपैट के क्वेश्चन पेपर हो या फिर नाइपर के क्वेश्चन पेपर हो या फिर रेलवे फार्मासिस्ट के या फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो जनरल एनेस्थेटिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर इसको हम 2 मेजर पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में पार्ट 1 डिस्कस किया जाएगा और आने वाले समय में हम पार्ट 2 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है आपके बी फार्मेसी सेकेंड ईयर 4th सेम में डिस्कस किया जाने वाला है। तो बढ़ते हैं पहले स्लाइड के ऊपर। तो पहले स्लाइड से शुरुआत करेंगे हम। जनरल एनेस्थेटिक एक्चुअली होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। दिस आर द मेडिकेशन विच प्रोड्यूसेस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। इट्स फीचर्स आर लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन, स्लीप एंड एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। उसके बाद इनमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है अबॉलिशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस। तो एक्चुअली जनरल एनेस्थीसिया एक ऐसे मेडिकेशन होती है या फिर ऐसे कंपाउंड होती है जो कि हमारे बॉडी में जितने भी सेंसेशन होते हैं उसको लॉस कर देते हैं, उसको गायब कर देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और कॉन्शियसनेस भी लॉस कर देते हैं, गायब कर देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। मतलब हमारे बॉडी सुन पड़ जाती है अगर हम जनरल एनेस्थेटिक या फिर जनरल एनेस्थेसिया लेते हैं। अगर हम इसके फीचर्स देखेंगे तो जितने भी पेन हमारे बॉडी में होता है या फिर किसी भी चोट लगने की वजह से या फिर कोई इंसान एक्सीडेंट का सामना कर जाता है तो वो जो पेन होता है वो बहुत ही दर्द होता है, वो सह नहीं कर पाता। उसी दर्द को कम करने के लिए हम जनरल एनेस्थेटिक देते हैं। मतलब उसको क्योर नहीं करते, उस दर्द को हम ठीक नहीं करते, पर जो भी पीड़ा या फिर जो भी मुश्किलें वो जो पेशेंट सफर करता है उस दर्द की वजह से उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम कम कर देते हैं। उसके बाद उस पेशेंट को हम स्लीप इंड्यूस करते हैं, एमनेशिया कॉज करते हैं मतलब मेमोरी लॉस, इनमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन। उसके बाद अबॉलिशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस भी हम कॉज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है। इन मॉडर्न एरा ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन the above effect is achieved by combination of intravenous anesthetic and इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। तो ये जितने भी हमने उसके फीचर्स देखे या फिर डेफिनेशन देखी जिसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन हम बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर ड्रग या फिर एक पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं कॉज कर पाता, इसीलिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थेसिया एंड इंट्रावेनस एनेस्थेसिया देते हैं ताकि हम एक गुड क्वालिटी एनेस्थेसिया प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। मतलब ये कैसा पॉइंट है, जितने भी कंपाउंड है जनरल एनेस्थेसिया मतलब उसमें सिर्फ एक या फिर 2 कंपाउंड नहीं है, उसमें बहुत सारे कंपाउंड है और जितने सारे कंपाउंड उसके काम करने का तरीका भी उतना ही अलग रहेगा, उतना ही अतरंगी रहेगा। तो जितने भी कंपाउंड है उन सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब उनके काम करने का तरीका हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जिसका पहला पॉइंट है द जनरल एनेस्थेटिक मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विथ हाइड्रोफोबिक प्रोटीन मेम्ब्रेन्स और लिपिड प्रोटीन रिसेप्टर। तो जितने भी जनरल एनेस्थेटिक है मेजॉरिटी या फिर ज्यादातर जनरल एनेस्थेटिक हाइड्रोफोबिक प्रोटीन मेम्ब्रेन या फिर लिपिड प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना एक्शन शो करते हैं। जो भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है हाइड्रोफोबिक रिसेप्टर उसके ऊपर बाइंड होकर एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
The unconsciousness ability is caused by thalamus and reticular activating system, जिसको हम RAS बोलते हैं। अगर आपको थैलेमस एंड RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप जो मेरा वीडियो लेक्चर है CNS उसका आप डिटेल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में बताया है कि थैलेमस क्या होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो जितने भी जनरल एनेस्थेटिक है वो सारे जनरल एनेस्थेटिक थैलेमस और RAS के साथ इंटरैक्ट होके अनकॉन्शियसनेस कॉज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनरल एनेस्थेशिया है वो सारे के सारे लिगेंड गेटेड आयन चैनल के साथ रिएक्ट होते हैं या फिर इंटरैक्ट करते हैं, पर इसी गेटेड चैनल में से जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है उसके साथ इंटरैक्ट नहीं होते हैं, मतलब ये एक्सेप्शन पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, the GABA A receptor chlorine gated channel is most important because all inhalational anesthetics are responsible to open क्लोरीन चैनल एंड प्रोड्यूस एनेस्थेटिक इफेक्ट। तो जितने भी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स है, हम आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं कि इनहेलेशनल एनेस्थेशिया क्या होता है। तो जितने भी इनहेलेशनल एनेस्थेशिया है वो सारे गाबा रिसेप्टर क्लोरीन गेटेड चैनल को ओपन करने के बाद ही अपना एनेस्थेटिक इफेक्ट दिखाई देते हैं। उसके बाद द बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिटूरेट्स binds to the specific site in GABA receptor. Next point, nitrous oxide and ketamine do not affect GABA or glycine gated chlorine channel, rather they inhibit excitatory NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर। तो जो बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिटूरेट्स है वो गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करते हैं, पर जो नाइट्रस ऑक्साइड एंड कीटामिन है वो एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट रूट ऑफ मैकेनिज्म अपना शो करते हैं। वो ना ही ग्लाइसिन गेटेड रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, वो ना ही गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, वो बल्कि NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करता है। अगर आपको नहीं पता कि NMDA रिसेप्टर क्या काम करते हैं तो हमारे बॉडी में जितने भी स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, मतलब स्टिमुलेटरी इफेक्ट मतलब जो सिक्रीशन करने वाला इफेक्ट या फिर हार्ट रेट को इंक्रीज करने वाला इफेक्ट, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने वाला जो इफेक्ट है या फिर जो रिसेप्टार्स है उसके पीछे NMDA रिसेप्टार ही होता है। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड और कीटामिन है ये उसी रिसेप्टार को इनहिबिट या फिर ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोपोफॉल एंड बार्बिटूरेट्स ओपन अप द ग्लाइसिन गेटेड क्लोरीन चैनल विच ब्लॉक्स पेनफुल स्टिमुलस। तो प्रोपोफॉल एंड बार्बिटूरेट्स वो एक्चुअली ग्लाइसिन गेटेड क्लोरीन चैनल को ओपन अप करते हैं, जिसके वजह से जो पेन का सेंसेशन होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बंद हो जाता है या फिर इनहिबिट हो जाता है। डेसफ्लूरन इनहिबिट्स न्यूरोनल कटायन चैनल गेटेड बाय निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। जो डेसफ्लूरन है वो एक्चुअली निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड के साथ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेजेस ऑफ एनेस्थेशिया। एक एनेस्थेशिया का जो कंडीशन है या फिर जो एनेस्थेशिया का इफेक्ट है वो बहुत ही लंबा इफेक्ट है, इसीलिए हमने उसे बहुत ही छोटे छोटे स्टेजेस में उसको हमने कट डाउन किया है ताकि हम उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे। तो पहला स्टेज है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, सेकेंड है स्टेज ऑफ डेलिरियम, थर्ड है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड फोर्थ है मेडुलरी पैरालिसिस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ। पहला स्टेज है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। जैसे कि मैंने आपको इसका नाम बताया है, नाम में ही इसके सारे इफेक्ट है। तो उसका पहला पॉइंट है, इन दिस स्टेज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेन इज रिड्यूस, patient can see, hear, feels like dream-like state, amnesia is developed, amnesia मतलब memory loss, short operation can be carried out। तो इस स्टेज में या फिर स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया में जो छोटे मोटे ऑपरेशन है जैसे कि हमारे टूथ एक्सट्रैक्शन हो गया या फिर कान की सर्जरी हो गई, इस पर्टिकुलर स्टेज में हम कर सकते हैं। इसमें कॉन्शियसनेस लॉस होता है और पेन रिड्यूस हो जाता है, एमनेशिया मेमोरी लॉस डेवलप हो जाता है और पेशेंट को ड्रीम लाइक स्टेट हो जाता है, मतलब वो ऐसा महसूस करता है कि वो नींद में है या फिर वो एक सपना देख रहा हो। नेक्स्ट स्टेज है हमारा स्टेज ऑफ डेलिरियम। पेशेंट में शाउट, स्ट्रगल एंड होल्ड इट्स ब्रेथ, मसल टोन इंक्रीजेस, जॉज आर टाइटली क्लोज, जर्की ब्रीदिंग इज ऑब्जर्व्ड,
हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस एंड प्यूपिल डायलेट्स। तो ये स्टेज एक्चुअली ऐसी स्टेज है जो कि ना ही कोई सर्जन पसंद करता है, ना ही अपना पेशेंट पसंद करता है, और ना ही कोई एनेस्थेलॉजिस्ट भी पसंद करता है। तो इस स्टेज में एक्चुअली होता क्या है, एनेस्थेशिया देने के बाद जो जितने भी हमारे जो नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन है वो बहुत ही नीचे चले जाते हैं, नॉर्मल से बहुत ही नीचे चले जाते हैं, जो कि बॉडी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो बॉडी क्या करती है, उस लेवल को एक नॉर्मल लेवल तक आने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करता है, और उसी स्ट्रगलिंग फेज को या फिर उसी स्ट्रगलिंग स्टेज को हम स्टेज ऑफ डेलिरियम बोलते हैं। तो इस स्टेज में पेशेंट शाउट कर सकता है, अपनी सांसें रोक कर रख सकता है, उसके जॉज टाइटली क्लोज कर दिया जाता है, मसल टोन इंक्रीज किया जाता है, जर्की ब्रीदिंग ऑब्जर्व किए जाते हैं, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज किया जाता है। बहुत सारे कंडीशन में पेशेंट यूरिनेट भी कर सकता है और पेशेंट फिसेट भी अपना पास ऑन कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, नो स्टिमुलस एंड ऑपरेटिव प्रोसीजर में बी कैरी आउट। तो इस स्टेज में कोई भी ऑपरेशन या फिर कोई भी स्टिमुलस देने का काम नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट स्टेज है हमारा सर्जन्स, पेशेंट और एनेस्थेलॉजिस्ट का सबसे पसंदीदा स्टेज है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थेशिया। ये जो स्टेज है बहुत ही बड़ा स्टेज है, इसीलिए हमने इसको बहुत 4 प्लेन में डिवाइड किया है। पहला प्लेन है रिवॉल्विंग आईबॉल्स, द प्लेन एंड्स व्हेन आईबॉल्स आर फिक्स। तो आपने बचपन में देखा होगा अपने बुजुर्गों के जो भी सोए होंगे, अगर आपने उनके आंखें खोल कर देखी होगी तो आपने ये देखा होगा कि उनके आईबॉल नींद में भी घूमते रहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे रिवॉल्विंग आईबॉल्स। तो प्लेन नंबर 1 में एक्चुअली क्या होता है, जो रिवॉल्विंग आईबॉल्स है वो बंद हो जाते हैं। सेकेंड प्लेन में क्या होता है, लैरेंजियल और कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस भी लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब जो निगलने की अवस्था होती है, निगलने की जो क्षमता होती है वो भी लॉस हो जाती है। थर्ड प्लेन में क्या होता है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है, और जो लाइट रिफ्लेक्स है, जो लाइट को देखने के बाद प्यूपिल का जो डायलेट हो जाना या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना वो लॉस्ट हो जाता है। इंटरकोस्टल पैरालिसिस, डायलेटेड प्यूपिल एंड शैलो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन हम फोर्थ प्लेन में ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है मेडुलरी पैरालिसिस, जो कि कोई भी पेशेंट इस स्टेज में नहीं जाना चाहिए। इसमें क्या होता है, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग टू सर्कुलेटरी फेलियर टू डेथ, प्यूपिल्स आर डायलेटेड, ब्लड प्रेशर इज वेरी लो, फ्लैबी मसल्स एंड पल्स इज थ्रेड। तो इस स्टेज में एक्चुअली होता क्या है, पेशेंट कोमा में चला जाता है, जो कि रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ये पीपीटी या फिर ये नोट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर आप क्लिक करके इस पीपीटी को एक्सेस कर सकते हैं, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने ये पॉइंट एज इट इज आपने एग्जाम में लेके तो आप मैं गारंटी देता हूं कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड के साथ हम करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। पहला क्लासिफिकेशन है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, उसकी सब कैटेगरी है गैसियस एनेस्थेटिक, एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड, वोलाटाइल लिक्विड सेकंड सब कैटेगरी, उसके एग्जांपल है हैलोथेन, डेसफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक की पहली सब कैटेगरी है फास्टर एक्टिंग ड्रग्स, उसके एग्जांपल है थायोपेंटोन सोडियम, मिथोएक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफॉल एंड इथोमिडेट। नेक्स्ट है स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स, कीटामिन, डाइजिपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलम, फेंटेनिल एंड रेमिफेंटेनिल। तो जो आपको याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने आपको इसमें दिया है, डाइजिपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलम, इसके लास्ट में जोलम 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 है या फिर जिपाम जिपाम है, तो आपको याद रखने में बहुत ही आसानी हो सकती है। अगर आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू टाइप एग्जाम में आपको पूछा गया थी डाइजिपाम, लोराजिपाम या फिर कीटामिन, इसकी कैटेगरी क्या है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये सारे ड्रग्स इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, तो इसके पहले वाले पॉइंट में ही हमने इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन देखा था, तो उसमें पहला जो एग्जांपल था नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इट इज ए लो पोटेंसी एनेस्थेटिक which alone cannot produce activated anesthesia. It is given in combination of 70% nitrous oxide plus 30% oxygen plus muscle relaxant. It is a good analgesic with low muscle relaxant.
rapid recovery because low blood solubility. It increases cerebral blood flow, which increases intracranial pressure. Non-toxic to visceral organs, no metabolism as fast elimination. तो नाइट्रस ऑक्साइड एक्चुअली एक लो पोटेंट एनेस्थेटिक्स है जो कि अकेला गुड एनेस्थेशिया या फिर गुड क्वालिटी ऑफ एनेस्थेशिया नहीं प्रोड्यूस कर पाता, इसीलिए हम उसे कॉम्बिनेशन में देते हैं। ये एक गुड एनाल्जेसिक है पर ये एक लो मसल रिलैक्सेंट एबिलिटी भी दिखाई देता है। इसमें नो मेटाबॉलिज्म है, इसीलिए हम इसके फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। लो ब्लड सॉल्युबिलिटी होने की वजह से जो भी विसरल ऑर्गन्स है जैसे कि ब्रेन, हमारा हार्ट, लंग्स, पैनक्रियाज, लीवर, किडनीज, इसके ऊपर कोई भी अपना टॉक्सिक इफेक्ट नहीं शो कर पाता। और साथ ही में इसका जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है ये भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर पाता है, जिसके वजह से हमारे ब्रेन के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमें महसूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड के साथ सेकंड कंपाउंड हैलोथेन, जिसका पहला पॉइंट है इट इज अ पोटेंट एनेस्थेटिक फॉर इंडक्शन 2 to 4% एंड फॉर मेंटेनेंस 0.5 to 1%। ये बहुत ही पोटेंट एनेस्थेटिक है। इसके शुरुआती दौर में मतलब जब हम एनेस्थेशिया देते हैं तो हमें 2 से 4% की जरूरत होती है, पर मेंटेनेंस के लिए सिर्फ 1% ही देना काफी है। अगर ये बहुत ही गुड एनाल्जेसिक नहीं है बट ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की तरह काम करता है। इट कॉजेस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, डिप्रेशन बाय डिक्रीजिंग कैल्शियम इनफ्लक्स। तो ये हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन करने की एबिलिटी को इंक्रीज कर पाता है, पर ये हमारे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है क्योंकि वैगल स्टिमुलेशन की वजह से। तो ये जो दो पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए। अगर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है मतलब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता बढ़ती है तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ेगा, पर वैगल स्टिमुलेशन की वजह से ये दोनों जो पैरामीटर्स है वो कम हो जाएंगे। इट डिक्रीजेस फेरेंजियल एंड लैरेंजियल रिफ्लेक्सेस, मतलब निगलने की या फिर सॉलो करने की एबिलिटी हम इसमें खो देते हैं। उसके बाद यूटेराइन एंड इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन भी हम खो देते हैं और यूरिन फॉर्मेशन भी नहीं होता है। हैलोथेन ऐसा एक लोता एनेस्थेटिक है जो कि मेटाबोलाइज होता है लीवर के द्वारा और 48 आवर्स के बाद एलिमिनेट हो जाता है किडनी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। हैलोथेन कॉजेज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, साइकोमोटर एक्टिविटी एंड मोटर एक्टिविटी इज ऑल्सो डिप्रेस। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर नया कंपाउंड आइसोफ्लूरेन। इट इज अ लेस ब्लड सॉल्युबल एंड लेस पोटेंट, मतलब कम सॉल्युबल होने वाला और लेस पोटेंट है। इंडक्शन के लिए मतलब शुरुआती दौर में 1.5 to 3%, पर मेंटेनेंस के लिए 2% ही काफी है। इट डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर बट हार्ट रेट इज इंक्रीज। इट कॉजेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बट इंक्रीजेस सिक्रीशन। इंक्रीजेस सिक्रीशन का मतलब है एंडोक्राइन सिक्रीशन को इंक्रीज करने का काम आइसोफ्लूरेन करता है। यूटेराइन एंड स्केलेटल मसल्स आर रिलैक्स और मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मतलब फार्माकोकाइनेटिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा डेसफ्लूरेन। इट इज गिवन इन कॉम्बिनेशन विद नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रस ऑक्साइड के स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि वो अकेला एक गुड क्वालिटी एनेस्थेशिया नहीं प्रोड्यूस कर पाता, इसीलिए हम उसे डेसफ्लूरेन के साथ देते हैं। फास्ट इंडक्शन एंड रिकवरी। इट इज अ लीस्ट पोटेंट एनेस्थेटिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही लीस्ट पोटेंट एनेस्थेशिया है, मतलब एनेस्थेशिया प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। इट कॉजेज fall in the blood pressure but increases the heart rate and respiratory depression। साइड इफेक्ट रहेंगे डेसफ्लूरेन के क्योंकि इसकी पोटेंसी बहुत ही कम है, इसीलिए ज्यादा कंसंट्रेशन करने की देने की जरूरत है, इसीलिए इसके साइड इफेक्ट भी रहेंगे जैसे कि लैरिंगोस्पाज्म, कफिंग, ब्रेथ होल्डिंग एंड टैकीकार्डिया। उसके बाद नेक्स्ट। सो दैट फॉर इट टुडे गाइस। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी। अगर आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस पीपीटी के या फिर इस नोट्स के लिंक दे दूंगा जो कि 100% फ्री है। थैंक यू।